नमस्कार साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ आप सभी लोगों का बिहार की बात मैनिफेस्टो संवाद में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता होगा कि आगामी कुछ ही दिनों में हम बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार की नई सरकार है, उसको चुनने का काम करेंगे। उस संदर्भ में हमने ये निश्चय किया कि मैनिफेस्टो बनाने से पहले क्यों ना आप लोगों की बात सुनी जाए, आप लोगों के इश्यूज सुने जाए और उन इश्यूज को लेके ही मैनिफेस्टोस का निर्माण किया जाए। क्योंकि हमारे लिए मैनिफेस्टो कोई साधारण पन्ना नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये हमारा बिहार की जनता को दिया गया शपथ पत्र है। हम इसको शपथ पत्र के रूप में लेते हैं। इसमें लिखी हुई हर बात को अक्षरश पूरा करने के लिए हम और हमारी पार्टी कमिटेड है। तो ये जानने के लिए कि बिहार के मुख्य मुद्दे क्या है, ऐसे मुद्दे जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन मुद्दों का जानना जरूरी है। उन मुद्दों को जान के हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन मुद्दों का किस तरह हल निकाला जाए, इसके बारे में एक प्रक्रिया चालू करते हैं और उन हल को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हम हमारी मैनिफेस्टो का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाते हुए हमने बिहार की बात मैनिफेस्टो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं सबसे पहले तो अगले 5-10 मिनट में एक ओवरऑल खाका तैयार करूंगा और उसके पश्चात आप सभी साथियों के सवाल लूंगा, जिससे मुझे ये पता चले कि बिहार में मुख्य मुद्दे क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है, महिलाओं के मुद्दे क्या है, पेंशनधारी लोगों के मुद्दे क्या है, बिजनेस जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स है उनके मुद्दे क्या है, किसान के मुद्दे क्या है, मजदूर के मुद्दे क्या है। उन्हीं इश्यूज पे हम बात करके एक समग्र, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो का निर्माण करने का काम करेंगे। साथियों, बिहार एक जमाना था कि देश की ग्रोथ इंजन को बिहार को कहा जाता था। जमाना था जहां बिहार में शिक्षा और वहां के विश्वविद्यालयों का, वहां के उच्च शिक्षण संस्थाओं की देश में मिसाल दी जाती थी। और आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि बिहार में अगर मैं बात करूं तो मई 2020 में बिहार में बेरोजगारी की दर 46% का अर्थ ये हुआ कि हर 2 युवा बिहारी लोगों में से एक युवा बेरोजगार है। इसका मतलब हुआ 46%। ये हम इस हालत पे क्यों पहुंच गए? ऐसा क्या हुआ पिछले 15 साल में कि आज बिहार की बेरोजगारी दर 46% पर जा पहुंची? आज ऐसा क्या हुआ कि बिहार में अगर हम 2015 से तुलना करें तो युवाओं में सुसाइड्स, आत्महत्या के केसेस 438% तक बढ़ गए। इन सब चीजों का कौन जिम्मेदार है? ऐसा क्यों हुआ कि जो धरती शांति और अमन की जो बात करती थी, वहां पे आज लूटपाट, हत्याएं आम हो चुकी है। भले वो पटना हो, भागलपुर हो, गोपालगंज हो, आप शहर का नाम लीजिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आपके सामने आ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि बिहार में हम आज तक इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर नहीं बना पाए? ऐसा क्या हुआ जो बिहार जो केला का उत्पादन में देश में अग्रणी है, लीची के उत्पादन में, गन्ना, चावल, आलू, क्यों हम वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए? ऐसा क्या हुआ जो बिहारी युवा देश में आईटी इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रहे हैं, भले ही वो देश के साउथ इंडिया के स्टेट्स हो, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो, आईटी इंडस्ट्री के सीईओज बने हुए हैं बिहार के युवा। क्यों ऐसा क्या हुआ कि बिहार में आईटी कंपनियां ये ना आ पाई? क्यों बिहार में आईटी कंपनीज के लिए एसईजेड्स नहीं बन पाए? इन सब चीजों का उत्तर आज बिहार की जनता उनसे चाहती है जो 15 साल से बिहार को सुशासन नहीं, कुशासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे।
ऐसा क्यों हुआ कि जब पटना में बाढ़ आई तो जो टीवी में जो दृश्य पूरे देश ने और विदेशों ने देखे, उससे पूरी पोल खुल गई कि ये स्मार्ट सिटी है, ये पटना के समग्र विकास का मॉडल है। जब पटना की ये हालत है तो जो दूसरे छोटे शहर है, भले ही वो आरा हो, भले ही वो बेगूसराय हो, वहां पर क्या हालत हुई होगी। आज बिहार के लोग उस चीज का जवाब चाहते हैं। बिहार के लोग इस चीज का जवाब चाहते हैं कि जो सृजन घोटाला हुआ, उसमें आज तक कौन कौन दोषी हुआ। जो हजारों 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ, उसमें सरकार ने क्यों अपने लोगों को बचाने का काम किया। बिहार के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो मुजफ्फरपुर में इस तरह का शेल्टर होम में बच्चियों के साथ एक जघन्य अपराध हुआ, वो उन अपराध में लिप्त लोगों को क्यों अभी रूलिंग पार्टी ने, क्यों अभी जो सत्ताधारी दल है उन्होंने एमएलए का टिकट दिया। ये जानना चाहते हैं। ये बिहार के हर व्यक्ति के जानने की इच्छा है। बिहार का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आपने ये तो सुना होगा कि नेताजी पुल का उद्घाटन करके जाते हैं तो उसके 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद पुल ध्वस्त होता है। पर बिहार की निकम्मी सरकार ने एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि उद्घाटन के पूर्व ही पुल ध्वस्त हो गया। और ये करोड़ों रुपए किसके हैं? जो वो नदी का पानी उस पुल को लेकर चले गया, वो पुल में जो पानी पुल में जो बनाने में जो पैसा लगा था, वो आपका हम सबका पैसा था। ऐसा क्यों हुआ कि भ्रष्टाचार का आलम आज इस स्तर तक पहुंच चुका है कि पुल आपने बनाया, आपने बनवाया, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले नदी उसको बहा के ले। इन सब लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स इस बात को पूछना चाहते हैं। बिहार के जनता ये भी पूछना चाहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि बिहार में अत्यधिक संभावनाएं हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के उद्योग बिहार में नहीं लगता है। ये भी पूछना चाहते हैं कि हथकरघा और लघु उद्योग में बिहार क्यों अग्रणी राज्य नहीं है देश का। ये भी पूछना चाहते हैं बिहार के लोग कि जब पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बिहार तो वो देश है, वो प्रदेश है बिहार तो, जहां पर दूसरे देशों से लोग आते हैं पर्यटन के लिए, भले ही वो गया हो, भले ही वो और धार्मिक स्थल हो, उनको क्यों नहीं डेवलप किया गया। ये बिहार के लोग पूछना चाहते हैं। ये भी पूछना चाहते हैं बिहार के लोग, और हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि नीति आयोग ने जब अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य की रेटिंग करी तो बिहार को नीचे से नंबर 1 स्थान पे, निम्नतम स्थान पे रखा। और ये नीति आयोग केंद्र सरकार का है, जहां पे बिहार की सरकार भी उस सरकार का पार्ट है। उसी नीति आयोग ने बिहार को शिक्षा और स्वास्थ्य में लोवेस्ट रैंकिंग क्यों दी, अंतिम सूचकांक पे क्यों रखा, जब 15 साल से बात हो रही थी। बिहार की जनता ये भी पूछती है केंद्र सरकार से और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो वादा आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का किया था, उसको अब तक पूरा क्यों नहीं किया। हम ये भी पूछते हैं बिहार के लोग केंद्र सरकार से कि जो आपने विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, उसमें पिछले 15 साल में आप मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हो? क्यों जब आपने पिछले बिहार चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,65,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की बात कही थी, वो अभी तक बिहार की जनता को क्यों नहीं मिला? इन सभी उत्तरों का सवालों का जवाब तलाशने का हम काम करेंगे अगले 40-50 मिनट में। मैं आपके सारे सवालों को लूंगा, ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये वो सरकार है जिसने के पिछले 15 साल में 58 घोटाले किए, 58 घोटाले। भले ही वो सृजन का घोटाला हो, भले ही वो धान घोटाला हो, भले ही वो अन्य घोटाले हो, 58 घोटाले करने का काम किया, बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम किया। और अंत में एक लाइन कह के आपके सवाल लूंगा कि क्यों बिहार सरकार 4.5 लाख 4.5 लाख जो
बिहार सरकार में रिक्तियां है, जो वहां पे वैकेंसीज हैं, वो क्यों नहीं फिल करती है? उन्हें कौन रोक रहा है? उन्हें किसका दबाव है कि वो रिक्तियां फिल नहीं कर पाए? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने का काम करेंगे और आपकी बात ज्यादा सुनने की, आपके सवालों को ज्यादा सुनने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलके एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जहां पे युवाओं को रोजगार हो, जहां पे युवतियों को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे दुष्कर्म का सामना ना करना पड़े, जहां के बिजनेसमैन को बाहर दूसरे प्रदेशों में जाके अपने बिजनेस यूनिट्स नहीं लगाना पड़े, उनको फूड प्रोसेसिंग हो, आईटी हो, हथकरघा हो, उस सब चीजों की व्यवस्था बिहार में मिले, जहां पर मजदूर, और ध्यान रहे हमने देखा कि किस तरह से एक गलत तरीके से लगाया गया लॉकडाउन से सैकड़ों लाखों बिहारियों को किस तरह अपने अपने गांव, दिल्ली से, बंबई से, लखनऊ से, कलकत्ता से पैदल जाने को मजबूर होना पड़ा। हम वो चीजें नहीं भूले हैं और ना हम भूलने देंगे कि किस तरह बच्चियां साइकिल पर 1000 किलोमीटर अपने पिताजी को पीछे बैठा के अपने गांव जा रही है। हम ना भूले हैं और ना ही भूलने देंगे कि ये वही बिहार सरकार है जब केंद्र सरकार ने उनको कहा कि, और हमने कहा कि मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था कर दो, तो बिहार सरकार ने कहा हम तो बेबस है, हमारे पास बस नहीं है। मैं उस बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं और उस बिहार सरकार में बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के दोनों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यदि आपकी पटना के गांधी मैदान में रैली होती है तो उस रैली के लिए आप एक इशारे से 1000 बसें मंगवा सकते हो, पर मजदूर अगर दिल्ली से बस में बैठ के अपने गांव चले जाए, उसके लिए आपके पास बस नहीं। हम ये जरूर सवाल पूछेंगे और ना हम भूले हैं ना भूलने देंगे। हमने देखा है कि किस तरह बिहार के मजदूरों के पैरों में छाले पड़े थे, उनके पैरों में खून के खड्डे हो गए थे पैदल चलते चलते। 700 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लोगों ने पैदल रास्ता बांटा है। हम ना भूले ना भूलने देंगे कि किस तरह बिहार के मजदूर, जो वो सीमेंट कंक्रीट का टैंकर होता है उसके अंदर घुसकर यात्रा करने को मजबूर थे। ये सारी चीजों का सवाल आज बिहार की जनता मांगेगी। बिहार की जनता ये भी मांगेगी कि ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 15 वर्षों में मजदूरों का पलायन निरंतर रूप से बढ़ा है। इन सब चीजों का जवाब हमको चाहिए, ना हम भूले हैं ना भूलने दें। मैं आगे अपनी डिस्कशन को आगे लेते हुए मैं अब सवाल लेता हूं आपकी ओर से, ताकि हम सब मिलके एक समग्र, एक ग्रोथ ओरिएंटेड, एक विकसित बिहार, एक खुशहाल बिहार, एक ऐसा बिहार जहां पे सबको काम और सबको सम्मान मिले, उसका निर्माण करेंगे। साथियों, मेरा पहला सवाल मुझे जो मिला है वो ट्विटर पर मिला है श्री सौरभ सिन्हा जी का, और सौरभ सिन्हा जी का सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी की दर हाईएस्ट है देश में, और देश में हर राज्य में आईटी पार्क्स हैं, एसईजेड पार्क्स हैं, ये बिहार में क्यों नहीं है? और यदि कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों की एक गठबंधन सरकार बिहार में बनती है तो आप इस दिशा में क्या काम करोगे? ये श्री सौरभ सिन्हा का मेरे ट्विटर पर सवाल आया। सौरभ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मई 2020 में बिहार में 46% की बेरोजगारी की दर थी, 46%। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप ये कह के नहीं बच पाओगे कि ये तो कोरोना के कारण हुआ, क्योंकि कोरोना के पहले भी आप बिहार में जो बेरोजगारी की दर थी वो 20-22% के आसपास चल रही थी। तो ऐसा 20-22% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 लोग रोजगार चाहते हैं तो 22 लोगों को कोरोना के पूर्व भी रोजगार नहीं था, और कोरोना के बाद ये आंकड़ा 46 पहुंच चुका।
मतलब 100 में से 100 लोग अगर रोजगार चाहते हैं तो 46 लोगों को रोजगार नहीं। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है सौरभ, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, मुझे अच्छे से पता है कि बिहार में योग्यता की कोई कमी नहीं। आप भले ही कोई आईआईटी उठा के देख लीजिए, आप भले ही देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देख लीजिए, आप देश की और कोई नीट की परीक्षा देख लीजिए, बिहार के बच्चे हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। पर उन बच्चों को पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इन चीजों का सवाल आज बिहार की जनता, जो सौरभ जी सिन्हा जी ने जो सवाल पूछा, वो सवाल आज बिहार का हर युवा पूछ रहा है। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो बिहार की जो सो कॉल्ड सरकार है, क्योंकि जो नीतीश चाचा की जो सरकार है, वो कब किसके साथ गठबंधन करते हैं, कब नहीं करते, उसके बारे में मैं पॉलिटिकल बात आज नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका विकसित बिहार का कोई आइडिया ही नहीं है। वो बिहार को विकास के लिए उनके पास विजन ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तैयारी के साथ मैं बात करता हूं। यू लूज हार्टेड या लूज स्टेटमेंट्स देके ना तो मैच आगे बढ़ता हूं, ना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन से हम आईटी पार्क्स बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। जो बिहार के युवा इंजीनियर्स बन के दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको बिहार में काम करने का अवसर मिलेगा। हम जो समिट्स हैं, इंडस्ट्रियल और बिजनेस समिट्स, ये सिर्फ कागजों में नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन समिट्स में खाने और पहनने और भाषण देने का काम नहीं करेंगे। हम समग्र रूप से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को बिहार में इनवाइट करेंगे, उनको सिंगल विंडो स्कीम के तहत उनके ऑफिस स्थापना करने में उनकी सहायता करेंगे, और इस तरह देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियां और एसईजेड का निर्माण करेंगे, जहां पे स्पेसिफिक आईटी स्पेसिफिक एसईजेड्स का निर्माण करेंगे, जहां पे देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनियां अपने आउटलेट्स खोल सके, और बिहार के जो एलिजिबल युवा है, जो लोग पढ़ लिख के बाहर जाने को मजबूर है दूसरे राज्यों में, उनको बिहार में ये काम मिलेगा। ध्यान रहे, ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये 46% का जो बेरोजगारी दर है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके पीछे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 3 कारण है। यदि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह लिए, बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए, आनन फानन में, बिना तर्क को सोचे अगर नोटबंदी का निर्णय ले लेंगे, यदि आप एक बेतुका फरमान नोटबंदी के रूप में सुना देंगे, तो आप पूरी जो असंगठित क्षेत्र है उसको खत्म कर देंगे। यदि आप बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर देंगे, तो आप पूरे संगठित क्षेत्र को खत्म कर देंगे। और यदि आप जो तालाबंदी जो आपने करी बिना सोचे समझे, और उस तालाबंदी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा देश के मजदूरों को, देश के गरीब लोगों को, कि 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु ट्रेन में सफर करते हुए हो गई, क्योंकि उनको पानी और रोटी की व्यवस्था नहीं। सैकड़ों लोग सड़कों पे दुर्घटना का शिकार हो गए, क्योंकि उनके पास घर जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं। तो ये 3 कारण जिम्मेवार है, जिसके कारण बिहार की बेरोजगारी दर आज देश में हाईएस्ट पहुंच गई। मई 2020 में 46%। एक और आंकड़ा देना चाहता हूं सौरभ आपको, बहुत ही भयंकर और हृदय को चोट करने वाला आंकड़ा है कि बिहार में 20 से 24 साल के मध्य जो लड़कियां हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 92% है। मतलब मात्र 100 में से 8 लड़कियों को रोजगार है, बाकी 92 लड़कियों को रोजगार नहीं। इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है? वही व्यक्ति जिम्मेवार है, वही सरकार जिम्मेवार है, जिस सरकार में गोपालगंज में उद्घाटन से पूर्व पुल
ढह जाता है। ये वही करप्ट सरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार है।